बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। मैं हूं आसिफ खान और हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के जो मुकाबले जारी हैं। 24 मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं और कल जो मुकाबला हुआ कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, वो आखिरी ओवर तक गया और काफ़ी उतार चढ़ाव उस मुकाबले में आया और बिलाखिर कराची की कामयाबी पर ख़त्म हुआ मुकाबला। लाहौर कलंदर्स इस वक्त चौथे नंबर पर मौजूद है टेबल पर 9 पॉइंट के साथ और कराची किंग्स तीसरे नंबर पर है 10 पॉइंट के साथ। ये मुकाबले तो रहे, उसके अलावा मुल्तान सुल्तान आज खेलेगी पेशावर ज़ल्मी से मुल्तान के होम ग्राउंड यानी कि मुल्तान स्टेडियम में। उसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत हैं हमारे पास। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो दरख्वास्त देने की तारीख रखी थी कोचेस के लिए, हेड कोच कौन होगा पाकिस्तान का, इसका फ़ैसला भी चंद रोज़ में हो जाएगा क्योंकि उसकी डेडलाइन कल ख़त्म हो चुकी है और उसकी दरख्वास्तें बहुत ज़्यादा आई हैं इत्तलात के मुताबिक। और उसके अलावा भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बैठे हैं महमूद हामिद साहब, पाकिस्तान के लिए वनडे मैच भी खेले, उसके अलावा फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट का वसी तजुर्बा है, कोचिंग एक्सपीरियंस इनका बहुत ज़्यादा है और ये आजकल जो डॉल्फिन है जो चैम्पियंस के जो चैम्पियंस जो मेंटोर्स के नीचे आई है, सरफराज अहमद के अंडर जो डॉल्फिन है उसके ये बैटिंग कोच भी हैं। महमूद हामिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं आसिफ? और मेरे साथ बैठे हैं मुनीर उलग साहब, बड़े ही जय्यद सहाफ़ी हैं, 40 बरस का तजुर्बा है लिखने का, बोलने का और उसके अलावा तजिया कारी करते हैं। आप इनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे देखते हैं। इनसे भी बातचीत हम शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया और महमूद भाई को भी सलाम। चलें महमूद भाई, आपसे शुरू करता हूँ। कल कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, तो ये बॉलिंग का मुकाबला था मेरे ख्याल से दोनों टीम्स का। बॉलिंग बहुत ज़्यादा ख़राब रही लाहौर की, ये तो सबको पता है, लेकिन इस मैच में जो शुरू से हुआ, मतलब वो फ़खर जमान ने अच्छा खेले, उसके अलावा नईम भी बड़ा अच्छा खेला जो नया लड़का है उनका जी। तो बैटिंग अच्छी रही, लेकिन उसके बाद फिर बारिश की बाइस हुआ मामला हुआ। लेकिन मैच आखिरी 10 ओवर और लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग के उनको डिफ़ाइन करें आप। मतलब अगर आप ये देखें कि मैं ये देख रहा हूँ कि कैचेस बड़े छूट रहे हैं प्लेयर्स के। कल अगर पिच भी हम देखें तो बड़ा अच्छा पिच खेल रहा था, गेंद बहुत अच्छा बैट के ऊपर आ रहा था। जहाँ पर आप शॉट खेलना चाह रहे हैं वहाँ आप शॉट खेल सकते थे। और जिस तरह बैटिंग की है फ़खर ने और नईम उनके इमर्जिंग प्लेयर हैं और उन्होंने उसको ग्रूम करके अब लेकर आए हैं और मुसलसल, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मुसलसल चांस दिए उन्होंने और जिसकी वजह से कल नईम इम्पैक्टफुल प्लेयर नज़र आए और एक अच्छा स्कोर बना लिया था। कि मैं समझता था कि 160 जो है 15 ओवर में इज़ नॉट एन ईजी टास्क। और बॉलिंग अगर आप लाहौर की देखते हैं तो उन्होंने 2 स्पिनर्स खिलाए थे, फिर उनके पास हारिस थे, फिर उनके पास शाहीन खुद थे, तो उनकी बॉलिंग ठीक थी। लेकिन जिस तरह बॉलिंग हुई है और एंड के ओवर्स के अंदर जिस तरह शाहीन ने और हारिस ने, जो है उनसे एक्सपेक्टेशन है, हमारी टीम की एक्सपेक्टेशन होती है कि इतने रन रह गए हैं, अब ये 2 बॉलर्स हैं जो हमें निकाल के देंगे और उस वक्त आप जो है एक ओवर में 3-3 छक्के खा जाएं। मैं वो देख रहा हूँ कि शाहीन नया बॉल तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन उनसे पुराने बॉल पे वो चीज़ नहीं हो रही जो वो यॉर्कर्स कर रहे थे होते थे। कल उन्होंने यॉर्कर्स की नहीं है, एक उनको छक्का, दोनों जो पीछे बॉल किए हैं उन्होंने। और इस पिच के ऊपर पीछे का बॉल बहुत आसानी से लग रहा है। अगर उनको देखें कि कट भी उनको लगी, कट पे उस पॉइंट पे छक्का लगा है, एक उनको ऐसे ऑफ स्टंप पे आके पहले से वो आ गया था तो उन्होंने फिर भी उसको उस लेंथ पे बॉल कर दिया कि जहाँ से वो बैट्समैन एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे यहाँ बॉल मिलेगी और मैं यहाँ मारूंगा। तो जब वो पहले से आ गया था तो वहाँ पर शाहीन को थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस करना चाहिए था, स्लोअर वन करना चाहिए था, कुछ भी ऐसी चीज़, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है। वहाँ से जो मैच फिर निकला, फिर हारिस रऊफ ने भी जिस तरह बॉलिंग की है, 41 रन दिए, 3 ओवर में आप 41 रन दे दें और तो फिर मैच कहाँ बचता है। शाहीन शाह अफरीदी का एटीट्यूड, मतलब जो मैच के बाद उससे बात कर रहे थे तो उसने कहा हम तो सेमीफाइनल को देख रहे हैं, सेमीफाइनल तो इसमें होते नहीं, लेकिन प्ले ऑफ्स कहना चाह रहे होंगे। मतलब कुछ तो निदामत हो साहब, कब से ये परफॉर्मेंस हम देखते आ रहे हैं। शाहीन अफरीदी क्या बोझ हैं अब पाकिस्तान की टीम पर? देखिए, ये तो नहीं कह सकता कि बोझ हैं आसिफ, लेकिन कल आप बाकी मैंने भी उनकी गुफ्तगू सुनी मैच के बाद, वो बड़ा ऑर्डिनरी सी बात कर रहे थे, जैसे कोई बात ही नहीं हुई। हालांकि उनको खुद सोचना चाहिए था, मैच उनके हाथ में था, वो कैप्टन थे, इतना ख़राब ओवर कराना। बिल्कुल सही कहा महमूद हामिद भाई ने कि उनको स्लोवर करना चाहिए थे, कोई अच्छा बाउंसर मारना चाहिए था उस मौके पर जब आपको पता है कि वो उसने तो हिट करनी है
और एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले भी हैं, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ही शानदार बैटिंग की है उन्होंने, दिलेराना बैटिंग जिसे कहते हैं वो भी। और वहाँ से देखिए 3 ओवर में 48 रन थे, तो मैच तो बिल्कुल लाहौर के हाथ में था। और जबकि आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर दोनों के 1-1 ओवर बाकी थे, तो वो मैच तो हाथ से निकल चुका था कराची के। लेकिन यही होता है क्रिकेट में। कल इरफान नियाज़ी का दिन था, बहुत शानदार। और ना सिर्फ इनकी पिटाई हुई बल्कि दूसरे जो हमारे फास्टेस्ट बॉलर हैं हारिस रऊफ, उनको आप देख लें कि उनको पहले इरफान ने भी छक्का मारा, बाद में मोहम्मद नबी ने भी छक्का लगा दिया, चौका लगा दिया, 20 रन उन्होंने भी दे दिए। तो 2 ओवर में जो 41 रन पड़े उसने तो मैच को शाहीन बिल्कुल अफरीदी पलट का दिया। ज़रा याद ताज़ा कर लें, जो उनको नियाज़ी ने छक्के मारे थे, एक ही ओवर में 3, मतलब एक ऑफ स्टंप पे, एक लेग स्टंप पे, मतलब हर तरफ। ये देखिए किस तरह के शॉट लगे, कैसे डिफाइन करेंगे महमूद साहब? ये देखे ना, ये छक्का लगाया, ये देखिए ये बिल्कुल सीधा लेंथ बॉल मिल गया बैट्समैन को, लेंथ ऐसे टाइम, और ये पहले से इधर आ गए थे, तो यहाँ पर इसको यॉर्कर करनी चाहिए थी। और ये ऑफ स्टंप के बाहर, ये तो बहुत ही ज़्यादा शॉट। वही मैं कह रहा हूँ कि पुराने बॉल के ऊपर शाइन से वो बॉलिंग नहीं हो रही जो ये करते थे, कि यॉर्कर्स अच्छी थी, स्लो रन भी करते थे। देखिए ऐसे मौक़ों के ऊपर बैट्समैन ने तो हिट आउट करना है, क्योंकि 3 ओवर में 48 रन है, छक्कों से ही बन सकते थे वो रन। बिल्कुल। तो आपको भी दिमाग में ये होना चाहिए कि किसने मुझे कहाँ, इसका पावर जोन किधर है, किधर इसको मुझे बॉल करनी है। तो अगर इतना एक्सपीरियंस के बाद थोड़ा सा अगर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, दोनों आपके वो बॉलर्स हैं जो पाकिस्तान के करंट टीम के बॉलर्स हैं T20 के, और वो नहीं कर सकेंगे, और आपका एक ऐसा प्लेयर आके आपको इस तरह के छक्के मार के चला जाए और मैच निकाल दे, तो फिर तो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए डे बाय डे आदमी थोड़ा सा नीचे आता जा रहा है, मैं जो देख रहा हूँ पुराने बॉल से वो पेस तो भी नहीं आ रही है। में कोई मसला है, इनके नहीं, एक्शन में कोई पेस मसला है? पेस थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जब इंजरी हुई थी उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, वो पेस नहीं आ रही है। देखें जब कोई जेन्युइन पेसर बॉलिंग करता है ना, और उसका वहाँ से स्विंग हो रहा होता है ना पेस के साथ, तो बैट्समैन के लिए मुश्किल होती है। लेकिन अगर जब आपकी पेस नहीं हो, स्विंग भी हो रहा होता है ना, तो बैट्समैन उसको मैनेज कर लेते हैं इजीली। वो कह रहे थे कि गेंद शायद गीला हो रहा था, उसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम है। नहीं, बॉल ये तो उन्होंने कहा। देखें दीज आर द एक्सक्यूजेज, मैं ये समझता हूँ। देखें जब नाइट क्रिकेट होती है ना, नाइट क्रिकेट में आपको गीला बॉल मिलना ही मिलना है। अगर ओस गिर गई तो पहली बैटिंग में भी आपको मिल सकता है, वो बाद में भी मिल सकता है। तो हम तो अब ऐसा है कि आप गीली बॉलों से प्रैक्टिस होती है, बहुत बॉलिंग की प्रैक्टिस होती है। डिसएडवांटेज होता है ज़रूर, मैं ये नहीं कह रहा डिसएडवांटेज नहीं होता, लेकिन ये वाला एक्सक्यूज़ नहीं कर दे सकते कि आप कि बॉल गीला हो गया था इस वजह से बहुत अच्छा बल्ले के ऊपर आ रहा था। तो आप कोई दूसरी स्ट्रेटजीज आप अपना लेते, स्लो रन करने की कोशिश करते, हर बॉल आप तेज़ करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका फ़ायदा उसने उठा लिया इरफान नियाज़ी ने। तो और फिर ऊपर से मैं समझता हूँ कि कल देखिए एक होता है मैचअप, आजकल एक मैचअप बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि अगर कोई लेफ्ट हैंड बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो खब्बा स्पिनर्स को नहीं लगाते, क्योंकि उसके लिए वो इजी होता है उसको मारना ना विद द स्पिन, वो मिड विकेट मिड ऑन के ऊपर से मार। तो आसिफ आफरीदी को वो जो ओवर दिया जिसमें वार्नर ने रन्स बना लिए, वो भी देखे ना एक ओवर बड़ा ख़तरनाक हुआ है। तो वहाँ पर आपको या रिशद से करा लेते अगर आपने स्पिनर ही लगाना है, या आप सिकंदर रज़ा से करा लेते, वो ज़्यादा बेहतर था। क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए विद द ब्रेक उसने देखिए चांस ले लिया, उसने उस ओवर में मेरे ख्याल से 20 रन बना लिए। तो वो 20 रन का इम्पैक्ट भी आ गया। 20 रन का वो इम्पैक्ट, चलें वो 10 रन देते या 8 रन देते उस पावर प्ले के अंदर, वो 10 रन का इम्पैक्ट और ये आखिरी के 2 ओवर का इम्पैक्ट, तो इनके तो मैच हाथ में था, इन्होंने तो अपने हाथ से दे दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैप्टनसी के लिए भी कि आपने किस वक्त किस बॉलर को यूज़ करना है। कैप्टनसी ऑफ शाहीन अफरीदी, ऑफ कलर चले आ रहे हैं, ये लाहौर कलंदर्स के कप्तान है, काफ़ी अरसे से कप्तान है, उनकी क़यादत में 2 बैक टू बैक टाइटल्स भी जीते, तो ठीक है। लेकिन क्या कैप्टनसी मतलब उनके ऊपर बर्डन है अब, ऐसा लग रहा है, या क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस खुद भी कुछ नहीं है? देखिए बर्डन तो बिल्कुल नज़र आ रहा है जिसे कहते हैं, लेकिन इस मैच में देखिए बॉल गीले होने की आप बात कर रहे थे ना कि बॉल गीला हुआ, उन्होंने ये एक्सक्यूज़ नहीं होता है। बॉल गीले होने का मतलब थोड़ी होता है कि आप एक ओवर में 3 छक्के खा लें, या आपका दूसरा बॉलर फिर आए वो भी 2 छक्के और 1 चौका। तो ये तो बिल्कुल लेम एक्सक्यूज़ था, इसमें तो आप इसको कह ही नहीं सकते। शाहीन शाह अफरीदी का जो अक्सर जो उनका जो लास्ट ओवर कहलाएगा, जो मैच का 13वां ओवर था, उसमें जो उनको 21 रन बने हैं ना, उसने बिल्कुल काम जो है बिल्कुल उसको वो कर दिया था। 3 ओवर में 41 रन, या रऊफ के 3 ओवर में 40 रन का बन जाना, 13 की इससे ज़्यादा की इकॉनमी,
वो बॉलर्स के जिनको देखिए, जब आखिरी 3 ओवर्स में मैच बचाने के लिए ये दोनों बॉलर्स थे, सबकी नजरें थी कि लाहौर के पास बहुत है, अभी रन्स बहुत हैं और अभी शाहीन का और हारिस रऊफ का ओवर बाकी, तो वहाँ के बाद तो बात खत्म हो बिल्कुल गई ठीक थी। है। कैप्टनसी उनकी इतनी अच्छी नहीं हो रही है और वही मैं बात करूंगा कि थोड़ा सा वो चीज़ों को शायद समझ नहीं पा रहे हैं जो उनको समझ लेनी चाहिए। कप्तानी से उनको मतलब इंटरनेशनल लेवल एटीट्यूड पर का हटाया मसला है गया। उनमें, वो समझना नहीं चाह रहे। यही उनको मैं आपसे बताया कह जा रहा हूँ। कल भी आप जो बात कर रहे थे ना ज़ैनब अब्बास से, तो एक सवाल उन्होंने भी कर ही रही थी, उसमें नो नो ये पहले ही शुरू हो गए थे, सुनना भी नहीं है कि पूरा सवाल क्या है। तो कई चीज़ें ये हैं कि जो उनको देखना पड़ेगा। अभी भी ये ज़रूरी नहीं है कि प्लेऑफ्स में पहुँच सकें, 3 मैच बाकी हैं अभी पेशावर के, वो भी पहुँच सकती है। और अगर पेशावर अपने दोनों मैच जीत लेते तो आखिरी मैच जो लीग का है वो पेशावर और लाहौर का है, वो फिर डिसाइड करेगा जो टीम जीतेगी वो पहुंचेगी, क्योंकि 9 मैच खेल चुकी है लाहौर, सबसे ज़्यादा मैचेस लाहौर ने खेले, उनके पास एक आखिरी चांस है। तो पेशावर की टीम भी पहुंच के इनको बाहर भी कर सकती है, तो बहुत सोच समझ के चले इनको- लाहौर पे आखिरी बात ना अगर मैं थोड़ा सा इसको मैं इस तरह करूँगा, अगर कल इस तरह बात हो रही थी कि उन्होंने नॉन रेगुलर बॉलर से, मतलब अपने जो जेन्युइन बॉलर से आखिरी ओवर नहीं कराया अगेंस्ट कोयटा इस्लामाबाद ने, ठीक है ना। अब ये आगे कि अब शाहीन अपना ओवर और हारिस का ओवर रोका हुआ था ना उसने। देखिए, जब मार पड़ने पे आती है तो किसी को भी पड़ सकती है, लेकिन अगर उस मैच अगर आप देखें कि मैच सिचुएशन क्या कर रही होती है, मैच अवेयरनेस यही तो है कि कप्तान किस वक्त उसको विकेट चाहिए। अगर आपको मिडिल के अंदर ऐसी पार्टनरशिप लगी हुई है और आपको वहाँ पर विकेट चाहिए तो आप मेन बॉलर लेकर आते हो, फिर आखिर का इंतजार नहीं करते आप। शाहीन में मैच अवेयरनेस की ठीक कमी नजर है, आती है। थोड़ा सा ये देख, मैं शाहीन की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि आपने कब विकेट लेनी है। अब इस्लामाबाद और कोयटा वाला जो मैच था तो वहाँ पर जो उनके कप्तान थे अपना नहीं, शादाब तो नहीं खेले ना मैच, नवाज, सॉरी, वो जो कप्तान, जी उन्होंने आगा सलमान ने वहाँ चांस लिया अपने मेन बॉलर से वहाँ विकेट लेने का, तो वहाँ पर उनको विकेट मिल गए। तो एंड में मसला आ गया कि एंड में मेन बॉलर प्रॉब्लम आ गया, लेकिन उन्होंने उस जिससे भी करवाया, दानियाल से आई बिलीव बॉल करवाया, लेकिन उसने बॉल अच्छा करा। लेकिन टाइम ऐसा होता है कि बैट्समैन हर बॉल पे हिट मार रहा होता है। जब उसकी बॉल पे 2 कैच छूट गए हसन नवाज के, एक वो कॉटन बॉल खुद ही से छूट गया, फिर एक विकेट कीपर और सलमान इरशाद जो है वो आपस में टकरा गए। तो ऐसे टाइम पे ऐसा होता है जब हसन नवाज हर बॉल पे हिट कर रहा है तो वो एक हिट लग गई उसकी, लेकिन उसने उससे पहले उसको 2 दफ़ा आउट भी तो कर लिया। तो ये सारी गेम के हिस्से हैं। लेकिन आप ये देखें, किसी को भी बोलते वक्त सिनेरियोज को इम्पोर्टेंट होते हैं कि कप्तान ने किस सिनेरियो के अंदर पे क्या डिसीजन लिया, क्या डिसीजन ये इम्पैक्टफुल था या नहीं था। जैसे मैंने आसिफ आफरीदी का बोला कि आसिफ आफरीदी को गलत टाइम पे बॉलिंग करवाई, वहाँ पर वार्नर बैटिंग कर रहे थे। अगर वहाँ राइट हैंड बैट्समैन होते तो फिर भी मैं मान लेता कि चले चांस लिया था। आकिब जावेद के ना होने से फ़र्क पड़ रहा है लाहौर कलंदर्स को? आकिब हाँ, हो सकता है उनका फ़र्क पड़ता है कोई ना कोई। मैं बात ये कहता हूँ कि इतनी बड़ी जो मैनेजमेंट बैठी होती है ना बाहर से, उसको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होता है कि सिचुएशन क्या चल रही है। अगर कप्तान से कुछ 19-20 हो रहा है तो मैसेज क्यों नहीं पास ऑन होता कि अंदर फ़ौरन जाए बंदा और उसको जाके मैसेज बताए कि भाई ये फील्डिंग लो, इससे इस वक्त बॉलिंग करा लो। सुनना ना चाह रहा हो कप्तान, ये डिफरेंट चीज़ है, ये एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अगर इतनी बड़ी स्टाफ लेके और इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े कोचेज़ लेके हम इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स मार देंगे तो फिर तो गलत होगा ना। ये आप ये बात आपकी है कि हो सकता है वो भेजते हों लेकिन वो उसको सुनते ना हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कराची की बात कर लेते हैं। कराची की टीम तो बहुत अच्छी पोजीशन है, अभी तीसरे नंबर पर है, 10 पॉइंट्स हासिल कर चुकी है और कल की परफॉर्मेंस से उनके अंदर जो एतमाद आया होगा वो मज़ीद इजाफा हुआ होगा उसमें। बिल्कुल हुआ होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि चीज़ भी अच्छा कर रहे हैं और जीत भी रहे हैं। तो 10 पॉइंट्स तो हम नहीं से शुरू में तो हमें लग रहा था कराची की टीम्स के लिए प्लेऑफ्स में पहुंचने में मुश्किल होगी, लेकिन अब तो हमें वो तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं, वो भी नेट रन रेट की वजह से, वरना पॉइंट्स उनके और जो दूसरे नंबर इस्लामाबाद है दोनों के बराबर हैं। तो कराची की परफॉर्मेंस में तो उसमें कोई शक नहीं है। फिर जिस तरह कल आप देखें डेविड वार्नर, टिम साइफर्ड ने जिस तरह से शुरू किया था खेलना, वो तो बिल्कुल उसमें थे। वो तो आउट हो गए, वो कट लगाते हुए बोल्ड हो गए वो, वरना वो तो बहुत अच्छा खेल रहे थे। जेम्स फिंच के विकेट के बाद लाहौर को ये मैच अपने हाथ में कर लेना चाहिए था, लेकिन लाहौर की टीम ये सोचती रही कि रन्स बहुत हैं, हम बचा लेंगे। लेकिन जब ऑन स्लॉट होता है ना, जिस तरह कल इरफान नियाज़ी ने किया या नबी ने किया, तो फिर आपका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ मुझे वही याद आ रहा था मैच जिसमें विराट कोहली ने 8 गेंदों पर 28 रन बना दिए थे और आखिरी ओवर नवाज को दे दिया था। तो वो भी बिल्कुल ना होने वाला मैच था, 2 छक्के पड़ गए हारिस रऊफ को और उसके आखिरी ओवर में 16 रन भी बना लिए उन्होंने।
तो ये चीज़ें बहुत आपको यहाँ पर कैप्टनसी का भी रोल होता है, यहाँ पर आपके नर्व का भी इम्तहान होता है, आपको बहुत सोचना पड़ता है। ये सही कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को जो पहला छक्का पड़ गया था उसके बाद उनको सोच लेना चाहिए था कि हमें ऐसी गेंद नहीं देनी है कि वो उसको उठा के, क्योंकि इरफान नियाज़ी के उसको कोई और चांस नहीं था सिवाय कि वो चौके छक्के लगाए, उनको आपने मौका दिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड पे बात थोड़ी सी कर लूँ फिर मजीद आगे जाएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड मुसलसल 3 मैचेस हार गई है। पहले मैचेस उन्होंने जीते, इस्लामाबाद 8 मैचेस खेल चुकी है, 5 उन्होंने जीते। 3 हारने की वजह क्या, वो उन्होंने जो कॉम्बिनेशन में चेंजेस कर रहे हैं वो, या कप्तान उनका आखिरी मैच में नहीं था, क्या नज़र आती है वजह? मुझे जो लग रहा है कि आगा ने ये बात भी की थी कि कुछ प्लेयर्स जो हैं उनको निगल्स आए हुए हैं। अब जाहिर सी वह फिटनेस प्रॉब्लम होगी तो कॉम्बिनेशन तो चेंज करना पड़ेगा। अब किसी मैच के अंदर आप 5 से 6 चेंजिंग नहीं करते, चाहे आप पहुंच भी चुके होते हैं, 6 चेंजिंग नहीं होती। लेकिन 6 चेंजिंग का क्या मतलब है कि समथिंग इज़ अंदर इनसाइड के कोई मसले हैं। इवन शदाब भी नहीं खेले, शदाब भी उनको फिटनेस प्रॉब्लम हो रही है, ग्रोइन में प्रॉब्लम। हाँ, तो ये चीज़ जो है वो उनके लिए मसले मसाइल पैदा करेगी, क्योंकि देखिए फिट प्लेयर नहीं होगा तो वो अंदर क्या करेगा। और फिर जो उनकी बॉडी लैंग्वेज 2 मैचों में रही है, वो इतनी अच्छी बॉडी लैंग्वेज, जिसे मैंने कहना चाहिए कि बैटिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही। फिर क्या नाम है, आपने कैचेस आपसे बहुत छूट रहे हैं, एक ओवर में 3 कैचेस आप छोड़ रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वो इनको देखें। बड़ा जब टूर्नामेंट होता है ना, जब आपके 10-10 मैचेस होते हैं, तो आप ये ना समझें कि आपने 5 मैच जीत लिए तो आपने सब कुछ कर लिया। जो आखिर के मैचेस होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टीमें वहाँ से कॉम्बिनेशन बना के ठक्कर के ऊपर आती हैं, और फिर वो जब आता है ना प्ले ऑफ, तो प्ले ऑफ में भी उनका इम्पैक्ट उसी तरह चलता है। तो आप वो भूल चुके होते हैं आपकी विनिंग, आपने 5 मैच के बाद 3 मैच हार लिए। आप ऑलरेडी पहुँच तो गए, आपके पॉइंट्स ऐसे हैं कि आप तकरीबन पहुँच गए, लेकिन आप अगर इसी तरह हारते रहेंगे तो प्ले ऑफ में तो आपका मोरल और डाउन हो जाएगा। चलें अब मज़ीद बात करेंगे। शाहनवाज धानी की इंक्लूजन हुई है कराची किंग्स में, उसकी क्या महरक़ात हैं, क्या वजह उसकी, उस पर भी बात करेंगे। और मज़ीद हमारे पास टैली ऑफ इंफॉर्मेशन है आपको देने के लिए। स्टे ट्यून्ड। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबलों की। जो कल मुकाबला हुआ लाहौर और कराची का, कराची ने सनसनीखेज मार्के के बाद उसमें मैदान अपने नाम कर लिया। उसके अलावा कराची ने एक तब्दीली कल की अपनी स्क्वाड में, कल नहीं परसों उन्होंने अपनी स्क्वाड में शाहनवाज धानी को शामिल किया, लेकिन अब उनके पास है सिर्फ 2 मुकाबले। शाहनवाज धानी अगर खेलते हैं तो किसी जगह खेलेंगे? मुश्किल लग रहा है आसिफ, इसलिए कि जो कराची की बॉलिंग है इस वक्त बहुत अच्छी है। अब्बास आफरीदी टॉप विकेट टेकर हैं 15 विकेटों के साथ, होल्डर के साथ दोनों की, फिर 14 विकेटें हो गई हैं हसन अली की, आमिर जमाल भी उनके पास हैं। तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अब ये मैच पहुंच जाती है और कोई मैच अगर किसी को रेस्ट देना है तो बात दूसरी है, क्योंकि प्ले ऑफ में फिर आपको ज़्यादा खिलाड़ी पे आजमा नहीं सकते। आ गए, टीम में ज़रूरत पड़ेगी तो शायद उनको खिला लिया जाए। 6 विकेट्स इन्होंने लिए थे जो लाड़काना की तरफ से ये खेले थे नेशनल T20 में। आप तो उसमें एक टीम का हिस्सा भी थे, तो आपने तो करीब से देखा होगा। रिदम में हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ठीक, हाँ ठीक थी, मतलब अपना ला रहे थे रिदम, लेकिन वो चीज़ फिर भी नज़र नहीं आ रही थी जैसे दानी बॉलिंग कर रहे थे। और क्योंकि वो मैच मैंने देखा था, क्योंकि ये दूसरे ग्रुप में थे, ये कराची ब्लूज़ वाले ग्रुप में थे, तो उस मैच में तो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। लेकिन मैं समझता हूँ कि चलें, अगर आप टीम में आ गए, आपको एक जिसे कहना चाहिए दोबारा आपको वापस लिया गया है, तो आप यहाँ पर इम्पैक्ट, जो भी मैच मिले तो आपको कमबैक हो रहा है, आपको यू हैव टू परफॉर्म और अच्छा परफॉर्म करके दिखाएं, ताकि आगे के लिए इन फ्यूचर आपका रास्ता जो है वो हमकिनार हो सके, सही हो सके। पाकिस्तान सुपर लीग का मुकाबला 25वां मुकाबला आज होगा मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मुल्तान में। तो पॉइंट्स टेबल पर अगर नज़र डालें तो पेशावर ज़ल्मी 6 पॉइंट के साथ
लास्ट सेकंड लास्ट पोजीशन पर है और मुल्तान सुल्तान लास्ट पोजीशन पर है, उसके सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। ये आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर पॉइंट्स टेबल भी। तो पॉइंट्स टेबल के बाद अब इसमें जो स्टार अट्रैक्शन है वो तो मुझे लगता है कि बाबर आजम की वजह से ही लोग आएंगे देखने इस मैच में, और तो कोई जान नहीं है। मतलब ज़ल्मी को तो बहरहाल जीतना है, ज़ल्मी के पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन मुल्तान के पास शायद अपनी प्राइड सेव करें। आखिर सेकंड लास्ट मैच है उनका भी। देखिए मुल्तान के पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, वो आपकी बात है कि प्राइड के लिए खेलेंगे। पाने के लिए भी दो कुछ अगर नहीं। मैच वो जीत जाते हैं, अगर 2 मैच जीत जाते हैं तो एटलीस्ट ये कहा जाएगा कि मैच अभी तो 8 में सिर्फ 1 मैच जीते हैं ना वो, तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस तो मुल्तान की कभी रही नहीं। आपको पता है लगातार 4 साल से फाइनल खेल रहे थे वो, एक जीता भी उन्होंने, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस की तो किसी को उम्मीद नहीं थी। हालांकि अभी इनके जो कप्तान है वो टॉप स्कोरर हैं अपार्ट फ्रॉम दिस। आपने बात छेड़ी दी, तो अब इनकी परफॉर्मेंस की इतनी बुरी परफॉर्मेंस की वजह क्या है? मेरा ख्याल है ओवरऑल टीम की कारकर्दगी ऐसे नहीं थी। शुरू से हम देख रहे थे कि टीम में वो नहीं था, करंट नहीं था, टीम की सही नहीं थी या ड्राफ्टिंग में सही लोग नहीं पिक कर सके। कॉम्बिनेशन में जब आपको प्लेयर्स मिल जाते हैं ना, लेकिन जब आप खेलते हैं तो नज़र आता है टीम यकजा होकर नहीं खेल रही थी। बहुत सारे इश्यूज थे, आप देख लें, सिवाय एक इनके खुद इनकी बैटिंग के कोई और बैटर ऐसा है भी नहीं कि जिसकी आप तारीफ़ कर सकें। अब उस्मान खान कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं, एक आध मैच में चल गए, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। ओनर ऑफ मुल्तान सुल्तान वॉज क्वाइट वोकल इवन प्रायर टू द PSL। उन्होंने बहुत कुछ बोला, तो शायद इसका ट्रिकल डाउन हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक तो प्रेशर था रिजवान पर ऑलरेडी, क्योंकि उनको T20 कैप्टनसी से हटा दिया गया, फिर वो वनडे में क्लीन स्वीप कर दिया था जब ये गए थे न्यूजीलैंड, तो वो प्रेशर तो अपनी जगह था। और फिर जब ओनर की कोई बात होती है कि फ्रेंचाइजी चलती है ओनर पे है, अगर आपका ओनर आपसे मुतमईन नहीं है या कोई ऐसी बात कहते हैं तो उसका इफेक्ट तो फिर पूरी टीम पे आता है। लेकिन मुल्तान की टीम अच्छा खेली भी नहीं है, आपको इस बात, कई मौके थे उनके पास मैच जीतने के, अच्छा खेलने के, लेकिन वो किसी से मौके से फ़ायदा नहीं उठा सके। तो ये थोड़ा सा एक है, इस दफ़ा आपको सोचना होगा। अब अली तरीन साहब, अब पता है फ्रेंचाइजेस तो ख़त्म हो जाएंगी ना, अब तो नई फ्रेंचाइजेस नए ओनर्स होंगे, अगले साल टीमें भी 2 बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर जो मुल्तान का अख्ताम हो रहा है ना इस 10वें एडिशन में, ये बड़ा मायूस कुन है और उसे अफसोस भी है, मुल्तानियों से बहुत अफसोस है इस हवाले से। चलें, मुल्तानी हलवा खाइएगा, आप अफसोस दूर करेंगे। मुल्तान जाए के मुल्तान का हलवा खाइएगा तो अच्छा हो जाएगा। खैर, आपसे तो मैं पेशावर ज़ल्मी का जिक्र किया था, आज मुकाबला है उनका पेशावर ज़ल्मी। तो बाबर आजम ने जो पिछले मैच में बैटिंग की, वो कहा यह जा रहा है कि स्कोर कम था, जो टारगेट था वो कम था, तो बाबर को ईज थे बाबर। मतलब अगर टारगेट चैलेंजिंग होता तो बाबर ऐसी बैटिंग नहीं कर पाते। मतलब अब कि मैंने देखिए मैच टू मैच चले ना, अब ये होता तो वो होता, ऐसे नहीं होता। अब प्लेयर की क्रिकेटिंग एबिलिटी को तो यार जहाँ वो अच्छा करे कम से कम उसको तो सराहना चाहिए ना। बाबर आपका ये वन ऑफ द टॉप प्लेयर पाकिस्तान का, इतनी परफॉर्मेंसेज है बाबर की, मतलब इतनी जल्दी उसको कुछ लोग ऐसी बात कर जाते हैं, नॉन क्रिकेटर्स मैं ज़्यादा कहूँगा कि जो इस तरह के बैड वर्ड्स यूज़ करते हैं अपने कैप्टन के लिए, अपने स्टार प्लेयर के लिए। देखें उसकी मैच अवेयरनेस देखें ना, कि 3 आउट होने के बाद उसने मास सदाकत को लेके कैसे चला, स्कोर बोर्ड को चलाते रहे दोनों। अब वो यंगस्टर था, उसको भी तो खिलाया ना उसने, उसके ऊपर भी कितना प्रेशर था। एमर्जिंग का प्लेयर था, डेब्यू कर रहा था, पहला मैच खेल रहा था, सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि आप रन्स तो 150 चेज कर रहे थे, लेकिन 3 विकेटें भी तो गिर गई थी आपकी। जो आपके मेन प्लेयर थे साइम अयूब, हारिस के लिए उसने बोला ना कि अब बाबर ने कि इसके पास सारी शॉट्स हैं, लेकिन गेम अवेयरनेस नहीं है। अब गेम अवेयरनेस यही तो शो कर रही है कि बाबर ने आपको उस गेम अवेयरनेस ही तो सिखाई है कि पोजीशन ये थी कि गेम को कैसे लेकर निकलना है, मैच को कैसे जिताना है। बाबर ने अपनी बैटिंग से 2 मैच जिताए जिसमें दोनों में नॉट आउट गया वो। तो जो अच्छा करे कम से कम उसको कमबैक का मौका तो मिल रहा है ना। अब वो मिल रहा है तो उसने ये किया, उससे मेरे ख्याल से उसको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर मुश्किल पोजीशन भी हो गई शायद वो उसमें भी निकल जाए। तो आप क्रिटिसिज्म करें, लेकिन उसकी जो अच्छी चीज़ हो, सेक ऑफ द क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए ना। कोई आप उसको बताएं कि वो गलती क्या कर रहा था। अब हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस की थी ना कि वो ये गलती कर रहा था, खब्बे बॉलर के ऊपर उसका पाँव इस तरह जा रहा था। तो आहिस्ता और लोगों ने भी बोला, मार्क बाउचर ने भी उसने यही बात बोली, तो शायद उससे बात हुई होगी, उसने उसको ओवरकम करने की कोशिश की होगी और वो कर गया। देखें जब बैट्समैन के बल्ले पे आने लगती है ना तो वो सारी चीज़ें फिर चुपने लगती हैं, फिर परफॉर्मेंस हो जाती है। स्ट्रेट शॉट मारा था तो उससे लगा था कि उसकी पैर की आ रहा है, वापस आ रहा है चीज़ों में। तो अब उसने अच्छा किया, तो मैं समझता हूँ कि पेशावर के लिए गुड साइन है
कि अगले जितने भी मैचेस हैं, मुल्तान अगर तीनों मैच जीत जाता है अपने, तो वो भी 12 पॉइंट पे खड़ा होगा। इस वक्त तो 12 पॉइंट्स किसी के भी नहीं है। देखें इस्लामाबाद भी 10 पॉइंट पे खड़ा हुआ है। अगर वो 9 पॉइंट के ऊपर है लाहौर कलंदर का एक मैच बाकी है, कोयटा के 11 पॉइंट है, ठीक है, और कोयटा के भी इस वक्त 2 मैच बाकी हैं। तो कोयटा एक मैच जीता 13 पॉइंट के साथ निकल जाएगा ऊपर वो, ठीक है ना। सिचुएशन अभी भी सबके लिए क्रिटिकल है। अगर पेशावर सारे मैच जीत जाता है तो उसके भी 12 पॉइंट हो जाएंगे। ऑलरेडी 6 पे खड़ा हुआ है, 6 और मिल जाएंगे उसको तो 12 पॉइंट हो जाएंगे। तो अभी भी गेम ओपन है। सिर्फ एक टीम जो निकली हुई है वो निकली है मुल्तान, जो कि पता चलेगा वो तो बाहर ही हो गई। अब एक टीम कौन सी निकलती है, मेरे ख्याल से कोयटा भी अराउंड सेफ है इस वक्त, और इस्लामाबाद के लिए भी मुश्किल आ सकती है। अभी तो खैर थोड़ा सा इसमें देखिए 10 पॉइंट है ना, ऐसा लगता है 10 पॉइंट है। अगर लाहौर जीत जाता है मैच तो लाहौर के कितने हो जाएंगे, लाहौर के 11 हो जाएंगे। हाँ। 1 पॉइंट ज़्यादा हो गया ना इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद सारे मैच हार जाता है, फिर क्या होगा। और पेशावर मैच जीत जाता है, फिर क्या होगा, उसके 12 पॉइंट हो जाएंगे। फिर क्या तो होगा। स्टिल गेम ऑन है। पेशावर की जीत में पिछले मैच में और उससे पहले मैच में बाबर ने का किरदार बहुत था। बाबर का नंबर 3 पे आना कितना हम समझते हैं आप, पिछले मैच में वो आए। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि बाबर जिस कैलेबर के प्लेयर हैं, फिर कैप्टन हैं, अभी तीनों मैच उनको जितवा के अगर अपनी टीम को पहुंचा देते हैं और जिस तरह 2 50s किए हैं, थोड़ा सा टच में नज़र आए हैं, अगर पेशावर टीम पहुंच जाती है तो ये तो बहुत बाबर के लिए भी और पेशावर के लिए भी एक बड़ी क्योंकि हमें ये लग रहा था कि अभी भी पेशावर की टीम सबसे कमज़ोर पोजीशन पर है, क्योंकि आपको नहीं पता कि पेशावर का मैच एक तो मुल्तान से है, फिर उनको लाहौर से भी खेलना है, और उससे पहले कराची से भी खेलना है, तो आसान इनके लिए नहीं होगा। तो ये बाबर का नंबर 3 पे आना अच्छा साइन है। बाबर की अपनी पोजीशन है, कहाँ खेलते हैं, लेकिन जो उनका एक मेन स्ट्रोक है ना, जिस दिन वो हमें जो उनका कवर ड्राइव है, जो कवर से और एक्स्ट्रा कवर में जो शॉट खेलते हैं, वो उनका बहुत ही वो उस वक्त वो खेलते हैं जब वो प्रॉपर फॉर्म में होते हैं। वो जिस दिन हमें शॉट नज़र आना शुरू हो गए तो हम समझेंगे बाबर आजम फॉर्म में आ गए। ये प्लेयर ऐसे हैं कि जिनको अगर जो कोई बुरा कहे, उनको अच्छा कहे, कुछ कहे, इनकी जो खूबियाँ हैं ना उनमें हैं। ठीक है, इनका लीन पीरियड बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन होता है बाज़ दफ़ा किसी बड़े प्लेयर का शायद ना हो जितना। जी बिल्कुल, सॉरी आपकी बात काटता हूं, लेकिन देखें क्रिकेट इज़ अ टीम गेम, इज़ नॉट एन इंडिविजुअल गेम। अगर बाबर से कुछ बाकी प्लेयर्स भी तो देखें, वो क्या अपनी चीज़ें पूरी कर रहे हैं, अपने सारे पॉइंट्स को टिक कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। तो साइम अयूब जो अभी वापस आए, साइम अयूब कर रहे हैं परफॉर्मेंस, नहीं कर रहे हैं। तो साइम को भी तो इसी तरह डिस्कस होना चाहिए ना कि भाई साइम क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है। साइम को रखा हुआ मैंने डिस्कशन। नहीं ये मैं आ रहा था साइम, अभी बिल्कुल वो आप तो हम वो डेफिनेटली आप करते। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी साइम के ऊपर बात नहीं कर रहा। मुश्ताक ने भी बात कर ली ना साइम के ऊपर। तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए ये तो टीम गेम, हर सिर्फ बाबर ही मैच नहीं जिताएगा आपको सबको मैचेस जिताने हैं। हारिस का काम भी है, हारिस के पास बड़े स्ट्रोक हैं, लेकिन वही चक्कर है कि वो कहीं ना कहीं ऐसी शॉट मार जाते हैं कि जिसके वो वापस चले जाते हैं। बाबर का एक और इसके अंदर फ्लेवर है कि एक तो बैट्समैन है, वो टॉप बैट्समैन है, उसके अलावा कप्तान भी हैं ज़ल्मी के। तो कैप्टनसी पे उनके कुछ बातें हुई कि उनको बॉलिंग चेंजेस में शायद थोड़े से वो कमज़ोर नज़र आए। एक साबिक खिलाड़ी को मैं सुन रहा था उनके मुताबिक। तो ये आप भी जवाब दीजिएगा, आप भी जवाब। नहीं देखें, कैप्टनसी में तो फ्लॉ होगा, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आपकी टीम जीत रही होती है ना तो ये चीज़ें छुप जाती हैं, और जब टीम हार रही होती है तो छोटी सी गलती भी एक बड़ी गलती के रूप में सामने आती है। आज का मैच अगर पेशावर की टीम जीत लेती है, मुल्तान को अगर हरा देती है, जो मुमकिन हो सकता है, बिकॉज के मुल्तान की टीम का जो आपको पता है कि बहुत ही ख़राब कारकर्दगी चल रही है, तो फिर पेशावर की टीम सेमीफाइनल में या प्लेऑफ्स में पहुंचने के लिए बहुत बेहतर पोजीशन में आ जाएगी। ऐसा नहीं है, लेकिन आज का मैच जो है वो मुझे ये लगता है डू और डाई फॉर पेशावर ज़ल्मी से। अगले मैचेस कराची और लाहौर से हैं। अगर आज का ये मैच हार जाते हैं तो शायद साइकोलॉजिकल इतना अच्छा वो आगे नहीं चल पाएंगे जितना आज का मैच उनके लिए जीतना ज़रूरी है। अब महमूद हामिद भाई ने पूरी टीम को खेलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन टीम डिपेंड ही, आप देखें ना, उधर रिजवान खेल रहे हैं मुल्तान में, कोई और नहीं खेल रहा। बाबर का कंपैरिजन हमेशा आप भी करते हैं, दुनिया करती है, विराट कोहली से होता है, लेकिन कोहली के अराउंड आप लड़के तो देखें, जो महमूद साहब ने बात की थी, कोहली के अराउंड आप प्लेयर तो देखें जो उसको सपोर्ट करने वाले हैं। तो ये तो बाबर को लग्जरी नहीं है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है ना कि जो मेन इनके 2 टॉप ऑर्डर के प्लेयर थे जिन पर सभी दुनिया की नजर थी, साइम और बाबर खेलेंगे तो पावर प्ले में इतने रन बन जाएंगे और चौके छक्के लगेंगे, तो बिल्कुल मायूस किया है साइम ने। अब किसी का ये कहना कि जी उनको मैच प्रैक्टिस नहीं है या कुछ नहीं है,
भाई नेशनल T20 पे तो वो फिट नहीं थे, मैच प्रैक्टिस तो उनको वहीं से मिलती, या फिर ये इनको PSL खेलना था। अभी मेरे ख्याल है 4-5-6 मैचेस के बाद काफ़ी हद तक मैच प्रैक्टिस आपकी आ जानी चाहिए, आप फॉर्म में नहीं अच्छा, है ये बात बेसिकली। हाँ। और फिर क्लब लेवल में आप कैसे खेलेंगे? अभी इसको क्लब लेवल में कहाँ आप खिलाएंगे इतने बड़े प्लेयर को? हाँ, ये आप फौरी मुश्ताक तौर अहमद से की बात करें जी बिल्कुल। जो नहीं, देखिए, शाह ज़ल्मी के कोच भी उन्होंने यही बात की, लेकिन मैं वही तो मैच बात प्रैक्टिस इसको नहीं थी। मैं मुश्ताक ने ये बात की अपनी ही टीम के प्लेयर के लिए, आप फिर ये बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप पे ही इम्पैक्ट करती हैं, फिर आप नहीं खिलाते उसको। बिल्कुल सही बात। भाई कोचेस ही तो हैं जो टीम बनाते हैं, हम वहाँ पर इंजमाम भी हैं, अकरम भी है, मुश्ताक भी है, तो मिलके सब कप्तान और सब मिलके टीम बनाते ना। तो वहाँ पर ये क्यों नहीं डिस्कशन हुआ कि साइम जो है अभी इसने कोई क्रिकेट नहीं खेली, अभी रिहैब से वापस आया है और कोई मैच प्रैक्टिस नहीं है। मैच प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इस पर मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ। चाहे आप क्लब का मैच भी खेलते हैं ना, तो मैच प्रैक्टिस होती है, वो सिनेरियोज मिलते हैं आपको, तो उसने वो तो किया ही नहीं। अब उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई। देखें, क्लास परमानेंट होती है, फॉर्म टेम्परेरी होती है। फॉर्म जब एक बहुत अच्छा जो जिसकी टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर्स होते हैं ना, उनकी फॉर्म जो है वो तीन चौथे मैच में आ जाती है, वो कर जाते हैं, निकल जाते हैं उसकी जैसे अपनी बेसिक। अब साइम क्यों नहीं निकल पा रहे, उनके दिमाग में क्या है? एक तो हम बहुत ही जल्दी ना प्लेयर्स को यहाँ से यहाँ कर देते हैं, उनके एटीट्यूड्स में बड़ा फ़र्क आ जाते हैं। ये इन लोगों को सिखाना पड़ेगा आपको कि भाई यू हैव टू परफॉर्म। आप पाकिस्तान के लिए पक्की चॉइस थोड़ी होगे जब तक आप रन नहीं करोगे। अभी आपकी फॉर्म बिल्कुल गिरती चली जा रही है, आपसे बिल्कुल रन नहीं हो रहे, ठीक है? और क्या आप बांग्लादेश सीरीज़ खेलोगे? फिर खेलना चाहिए। आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ कि इस फॉर्म पे तो नहीं खेलना चाहिए। नहीं खेलना चाहिए। बांग्लादेश सीरीज में तो यंगस्टर्स को मौका मिलना तो चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूँ। अब आप इसी फॉर्म के अंदर पाकिस्तान से भी खिला दें तो फिर यह ज्यादती हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। पहले भाई अपनी परफॉर्मेंस आप इतनी तो लाएं कि आपकी एक अंदर इम्पैक्ट पैदा हो। आपकी इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा। अब साइम की तरफ सोच नहीं रहा। अब हम सब बाबर की तरफ सोच रहे होते हैं कि बाबर खड़ा होगा तो मैच जिताएगा, बाबर करेगा तो वो जिताएगा। हम ये क्यों नहीं कहते कि साइम खड़ा होगा तो मैच जिताएगा? हम ये क्यों नहीं कह रहे कि हारिस खड़ा होगा तो मैच जिताएगा? हम एक ही प्लेयर के लिए क्यों बात कर रहे हो? तो ये टीम गेम है। कहीं ना कहीं तो बाबर से कुछ ना कुछ होगी। चलो उसकी फॉर्म खराब हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसने रिगेन भी तो किया। जो 2 मैच जीते हैं, कितने मैच? 6 पॉइंट है, 3 मैच 2 मैच बाबर ने अपनी बैटिंग से जिता दिए। तो बाकियों ने क्या किया हुआ? ठीक है। नहीं, आप एक चीज़ और देखिए ना, जो दोनों टॉप ऑर्डर हैं, अक्सर हमने देखा शुरू के मैचेस में कि पावर प्ले में ही दोनों आउट होकर चले जाते हैं। बाज़ दफ़ा तो 5 रन स्कोर बोर्ड है, दोनों आउट होकर चले गए, बाबर भी और साइम भी, तो उससे फिर बहुत नेगेटिव। अभी भी मुझे नहीं लगता कि साइम को ड्रॉप करेंगे, मौका देंगे। अभी 8वें मैच जो आज खेलेंगे उसमें वो मौका देंगे कि शायद वो चलें। प्लेयर बड़े हैं ना वो, अब उनको अगर नहीं भी लेते हैं, वो फिट हैं। अच्छा, वक़ार यूनुस ने उनसे पूछा था, आपने सुना होगा 2 मैच पहले, कि आपकी फॉर्म जो बिल्कुल अनजाने के, मेरे फॉर्म का कोई इशू नहीं है, हाँ ठीक है रन नहीं हो रहे मुझसे। वो खुद समझते हैं कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, वो खुद समझने का क्यों नहीं हो रहे? इसके अलावा मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक पे जाना समझना नहीं मांग रहे ना। देखिए बात ये होती है कि खिलाड़ी ये समझे कि वो नहीं है, अब वो उनको खिलाया भी जा रहा है और वो खुद भी समझ रहे हैं। साइम के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन वो दूंगा जो वो इंग्लैंड से जब आने के बाद उन्होंने कराची में क्या किया और कहाँ किया और किसके साथ किया, इस ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। ज़रूर। वेलकम बैक। बातें बहुत हैं करने को। मैंने ब्रेक से पहले आपसे जिक्र किया था कि साइम अयूब असल में क्या कर रहे थे जब वो लंदन से आए थे। वो कराची में एक इलाका है हिल पार्क, वहाँ पर नेट्स लगाते हैं और उनका नाम है हनीफ मलिक, जो इस्लामाबाद के कोच हैं आजकल और बड़े ही काबिल कोच हैं वो। और साइम अयूब ने उन्हीं को लंदन बुलाया भी था और लंदन में भी वो काफ़ी उन्होंने बैटिंग की टिप्स दी या जो भी उनको कोचिंग में मदद की, तो वो काफ़ी काबिल एतमाद उनके साथी हैं। नेट पर प्रैक्टिस बहुत की उन्होंने, रोज़े चल रहे थे उन दिनों, तो अफ्तार के बाद प्रैक्टिस करते थे। मैंने भी 1-2 दफ़ा जाकर देखा है उनको। तो ये है सूरत हाल। ये करके वो आए थे
PSL की टीम में, लेकिन आपका कहना ठीक है कि PSL इंतजामिया जब ड्राफ्टिंग करी थी तो ये सब चीज़ें उनको देखनी चाहिए थी ड्राफ्टिंग में तो चले उसमें, वो तो रिटेन प्लेयर है ना उनका, हाँ अनफिट हो गया पाकिस्तान के मैच के अंदर। मुश्ताक ये कहता है कि उसको क्या नाम है, मैच की प्रैक्टिस नहीं थी, ठीक है ना। नेट्स करना एक डिफरेंट होता है, और ये जितने भी प्लेयर्स हैं ना आजकल मैं देख रहा हूँ, ये थ्रो डाउन हर वक्त थ्रो डाउन करवाते रहते हैं। थ्रो डाउन एक डिफरेंट चीज़ है, आपका हर तरह फ्रंट फुट पे भी आके खेलते रहें। जब तक आप नेट्स के अंदर जो जेन्युइन बॉलर के साथ बॉलिंग नहीं करवाएंगे ना, कि आपको पता ना हो कि बॉल कहाँ जा रहा है, कहाँ वो बॉल पिक करेगा। पहले यही होता था, थ्रो डाउन का तो ज़माना ही नहीं था। अब ये कि बहुत ईजी हो गया कि आते हैं आप स्टिकों से थ्रो डाउन सब लगे होते हैं, कोई 100 बॉलें, कोई 500 बॉलें खेल रहा होता है, सब थ्रो डाउन एक ही अंदाज से खेल रहे होते हैं। और सिंथेटिक की बॉल यूज़ हो रही होती है सम टाइम के। सिंथेटिक की बॉल में साउंड एक डिफरेंट आता है, आपको लगता है कि गेंद बहुत, जब आप कोकोपुरा से या क्रिकेट बॉल से खेलते हैं तो वही शॉट जो आधी पिच आधी ग्राउंड में चली जाती है। तो ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं कि, लेकिन अब क्योंकि बहुत फास्ट हो गई क्रिकेट, अब ये चीज़ें जो हैं क्योंकि थ्रो डाउन का भी बंदा साथ होते हैं, 2 तो 3 बंदे होते हैं जो हर प्लेयर को करा रहे होते हैं। बिल्कुल। तो प्लेयर्स को एक ईजी जो चीज़ मिल गई है कि अगर आपके 2 बंदे में हो तो आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मैच प्रैक्टिस, वाकई मुशी कह रहा है ये कि मैच प्रैक्टिस नहीं है, मैच प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ये तो आपके प्लेयर के ऊपर भी होना चाहिए। देखिए मैं आपको सही बताता हूँ, मैं भी अपने क्लब से खेलता, कहीं से भी मैं आ जाता, या फर्स्ट क्लास का मैच छोड़ के या तौसीफ अहमद की भी बात करता हूँ, तो वो सीधे क्लब के मैच में आ जाते थे। यूनुस खान को मैंने अपनी आंखों यूनुस में भी आ जाता था। देखिए 2005 क्लब का में। मैच जैसा भी हो, जिसके खिलाफ भी हो, ग्राउंड की एटमॉस्फेयर, ग्राउंड की जो फीलिंग है, वहाँ पर आप रन जब बनाते हो ना तो आपकी फीलिंग चेंज आती है। नेट्स के ऊपर वो फील नहीं आती, फील आती है आपके रन्स करने से। अब बाबर को अच्छी फील आई होगी ना, मैच जिताया उसने, रन्स किए, तो ये फील जब आती है जब आपको आप मैच खेलते हैं। अब ये क्लब का मैच नहीं खेलते, आते हैं कुछ प्लेयर्स हैं जो कि देखें इतने कीन होते हैं, वो मैच नहीं छोड़ते, चाहे वो क्लब का मैच हो किसी का मैच भी हो, वो ज़रूर आते हैं खेलने के लिए, क्योंकि उनको अपना भी देखना होता है ना। मैच सिनेरियो इज़ डिफरेंट। तो मुशी ने बात तो सही की है कि भाई मैच प्रैक्टिस ही नहीं है उसको। और अब तक कितने मैच हो गए उनके? 7 मैच हो गए। 7 मैच हो गए। 7 मैच में हाईएस्ट नहीं है उनका अगर कोई मैच प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आप रेगुलर क्यों खिला रहे हैं? ये तो आपका भी कसूर है ना। मोहम्मद अकरम आज से तो नहीं है, शुरू से पेशावर ज़ल्मी में है और पेशावर ज़ल्मी का बड़ा अहम हिस्सा है वो। तो उनको सोचना चाहिए, खुद मुश्ताक अहमद को सोचना चाहिए कि आप क्यों खिला रहे हैं। अगर आप खुद एक तरफ आप देखिए, ये भी ये प्लेयर ऐसे हैं, इनको रिटेन तो खैर करना ही करना था, इसलिए कि साउथ अफ्रीका में जो परफॉर्मेंस थी, सेंचुरियाँ बना रहे थे, उस वक्त तो नंबर 1 थे। और उनको वाकई ये जब PSL शुरू हुआ था तो नज़रें सबकी थी कि साइम अयूब को हम बैटिंग करते हुए देखेंगे। पहले मैच में 50 भी कर दिया, उसके बाद कंसेक्यूटिव फेलियर। तो ये हमारे उनको भी सोचना चाहिए कि आप भी हिम्मत करें, मत खिलाएं। चलें साइम अयूब साहब, हो सकता है आज कर दें तो फिर कुछ डिफरेंट चीज़। साइम अयूब के पास अभी मौका है, आज भी वो यकीनन टीम का हिस्सा ऐसा लग रहा है होंगे, लेकिन उनको परफॉर्म करना होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन है? हमारे जो हैं मोहसिन नकवी साहब। मैंने क्यों पूछा ये सवाल, आपसे पता है? जी मुझे पता है। और आप अंदाज़ा लगा गए? जी मैं अंदाज़ा लगा गया। क्यों? जवाब भी देना फिर। देखिए बात यह है कि आपके जो पड़ोसी मुल्क हैं ना, वो हर चीज़ पर अपनी इजारादारी रखना चाहते हैं। अब उनके एक बहुत सीनियर प्लेयर हैं, बड़ा नाम है क्रिकेट में, हम भी बहुत उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, सुनील गावस्कर साहब। उनके हवाले से जो बयानात आ रहे हैं ना, वो बड़े तशवीश वाले हैं। अब उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के बग़ैर एशिया कप होगा, या हम कुछ समझते नहीं, हम तो बैन कर देंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल को। इस तरह की बातें ज़ेब नहीं देती। इस तरह की बातें का मतलब है कि डिक्टेटरशिप है, आप समझ नहीं रहे चीज़ों को। इंडिया पाकिस्तान का जो इस वक्त टेंशन है वो एक अपनी जगह, क्रिकेट में तो किसी ने उनको वो नहीं किया है। अब आप कल वो करते हैं, कल बांग्लादेश से आपके ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे तो बांग्लादेश को भी मना कर देंगे, अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे तो इसका मतलब तो ये है कि फिर आप ही आप रह जाएंगे, दूसरा तो कोई नहीं रहेगा। मुझे इस बयान पर बहुत हैरत हो रही है कि इतनी बड़ी बात कर देना कि पाकिस्तान के बगैर हो गया एशिया कप, तो फिर आप ले आइएगा। देखिए ना रेवेन्यू कैसे आप करते हैं, कमर्शियल लेके आइएगा, आपको खुद पता चल जाएगा पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो कहाँ से आप पैसा कमाएंगे। फिर दूसरी बात है कि एक काउंसिल है पूरे एशियन ममालिक को रिप्रेजेंट करती हैं, उसको आप ऐसे ही मतलब उसको बैन लगा देंगे, ख़त्म कर देंगे। मतलब उन्होंने खुद ये बता दिया कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को समझते क्या है इंडिया, ये बेसिकली BCCI की नज़र में एशियन क्रिकेट काउंसिल की हैसियत ये तो ये उन्होंने कह दिया है कि माई शिप माई ऑर्डर, कि भाई जो हम चाहेंगे वो होगा, चाहे वो ICC का हो या ACC का हो। मुझे एक बात बताएं कि क्रिकेट
को पॉलिटिक्स से वो क्यों मिला रहे हैं एज ए क्रिकेटर? नहीं, देखिए इंडिया हमारे हमेशा मिलाता है, मतलब भाई हमारे हमारे हमेशा प्लेयर्स जो इंडिया हैं, हमारे लिए हमारे तो प्लेयर्स जो politics ने कभी भी इस तरह की बात नहीं की थी ना। अब जाहिर सी बात है, जब आप हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देंगे, उनके प्लेयर्स करना शुरू कर देंगे, उनका जो मीडिया वाले करना लगेंगे, फ़नकार हम उनके इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो भाई हमें भी आपके साथ ज़रूरत नहीं है खेलने की, हम भी नहीं खेलेंगे। हमने बहुत लीनियंसी है भाई हर जगह पे रखी है। हम हमेशा खुले दिल के साथ, हम वर्ल्ड कप की खेलने भी गए, हम बायलैटरल सीरीज़ के लिए भी बात करते रहते हैं। हमारी तरफ से हमारी ना गवर्नमेंट ऐसी बात करती है ना हमारी कोई ऐसी, आप हमेशा कोई हर चीज़ पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देते हैं। भाई यहाँ पर भी हमारी सारी चीज़ें जो हैं, और हम जो है वो अपनी फोर्सेस, आर्म फोर्सेस को हमेशा उनके साथ हैं, और क्योंकि वो भी हम वक्त तैयार रहती हैं कि कोई अगर मुल्क की सलामती के लिए कोई भी बात करेगा, चाहे वो क्रिकेट की बात अलग है, अगर वो इस तरह बात करेंगे तो भाई पीछे हम भी नहीं है। फिर हमने भी यहाँ पर जो है अपनी तैयारी की हुई है कि आओ फिर हम भी देख लेंगे। देखिए जेब नहीं देता इस तरह की बात, कोई उनका वैसा प्लेयर जो ब्लंट है या जिसकी इतनी हैसियत नहीं है वो करे तो बात समझ में आती है। सुनील सुनील गावस्कर गावस्कर का जैसी शाइस्ता शख्सियत को इस तरह की बात करना, एक तो उनको जेब नहीं देता, ऊपर से ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है। देखिए बांग्लादेश से भी भारत के ताल्लुकात कोई अच्छे नहीं हैं आजकल, आपको पता है ना, अफगानिस्तान से भी कभी अच्छे कभी बुरे, तो इसका मतलब कि सबको आप वो कर दो, ये तो बात नहीं हुई ना। मुझे जी मतलब एसीसी को बैन मतलब खत्म कर देंगे, मुझे ऐसा पाकिस्तान लगता लगता नहीं है कि खेलेगा। क्यों भाई, आप मुझे कौन लगता होते है हैं? सुनील साहब को ना इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं थी मैं जब उन्होंने कह दिया। लेकिन जो भी है, क्या होगा सकता है, जो महमूद साहब ने कहा, आपने कहा, मैं भी इस पर मतलब मैं क्यों नहीं इस बात पर बिल्कुल कायम रहूँगा कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान हमारा मतलब वतन है, माँ है हमारी, बिल्कुल। तो हम नहीं इसके ऊपर उठने वाली हमारी सलामी उसके ऊपर आप बात करेंगे सर, तो देखिए, फिर कोई नो चीज भाई, पाकिस्तान की तरफ से नहीं होती आसिफ, पाकिस्तान ये की वहीं तरफ से से स्टार्ट बॉर्डर होती बंद है। करने की बात नहीं की गई, लेकिन अगर आप बॉर्डर बंद करें टिट फॉर टाइट तो होगा, फिर हमें भी करना पड़ेगा। आप अगर कुछ करेंगे तो जवाब ऐसा मिलेगा करारा कि आपकी तबीयत साफ हो जाएगी। हमने कभी नहीं कहा कि हम जंग लड़ना चाहते हैं या वो हमसे करना चाहते हैं, लेकिन जब आप ज़बरदस्ती किसी को थोपेंगे तो फिर तो यही होगा। और दोबारा किसी को दोबारा चाय पिला के हम वापस भेज देंगे, चाय हमारी अच्छी लगती है तो फिर पी लें। टी इज़ फैंटेस्टिक, टी अभी भी बड़ी अच्छी बनाते हैं हम, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये सारी बातें तो होती रहेंगी, क्रिकेट के मामलात भी चलते रहेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चलता रहेगा। और बहुत अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब जो काम कर रहा है, जो मैंने इत्तलात जमा की हैं, कुछ बहुत अच्छे काम अब हो रहे हैं नीचे लेवल पे। मतलब अब आपके जो एकेडमी के हेड भी नए आने वाले हैं, वो कौन आ रहा है वैसे एकेडमी और डोमेस्टिक क्रिकेट का कौन हेड आ रहा है? यार भाई कल तक दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी कल तो तारीख लास्ट डेट थी, लेकिन अभी देखें पहले सकलैन मुश्ताक का नाम भी चल रहा था, शायद अब वो रेड बॉल के बन सकते हैं। अभी रेड बॉल कोच की चूंकि बात नहीं करा मैं, हाँ, कोच की बात एनसीए की तो आकिब जावेद का नाम चल रहा था, मेरे ख्याल वही अभी भी मुझे लग रहा है, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि क्या होगा। उनकी ख्वाहिश भी बहुत है और वो मेरे ख्याल है फिट भी बैठते हैं इस पोस्ट पे। मेरी इत्तलात के मुताबिक जो मैंने कल जमा की, आकिब जावेद इंस्ट्रक्शंस तो दे रहे हैं, लेकिन बतौर सेलेक्टर दे रहे हैं वो। अब सेलेक्टर के बतौर सेलेक्टर वो दे रहे होंगे इंस्ट्रक्शंस जो वो दे रहे हैं नीचे, तो या फिर सेलेक्टर वो तो अभी वो नहीं है ना, सिर्फ वो सेलेक्टर तो तो है ना। इंटरिम थे ना, वो तो नहीं, न्यूजीलैंड सेलेक्टर तो थे, सीरीज, सेलेक्टर तो न्यूजीलैंड थे। के सीरीज के लिए इंटरिम कोच थे, इंटरिम कोच थे। अच्छा वो अच्छा वो उन दोनों बतौर की सेलेक्टर। और मैं चले ये बात लेकिन भी ये मैं भी कह एक बात दूं, बता दूं, हाँ मुझे एक बात कहने की इजाज़त दीजिए। वहाब रियाज साहब भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, खैर उनकी तो पोजीशन है, तो ये लोग मुतहर्रिक हैं और पॉजिटिव, सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। देखिए जो भी आए, मैं कहता हूँ पाकिस्तान का टीम का हेड कोच भी जो भी आए, और लेकिन वो टीम को फिर खड़ा करे, क्योंकि इस वक्त जो हमारी टीम की पोजीशन है ना एज ए पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वो इतनी अच्छी नहीं है। मेरे ख्याल से एक तो यूनाइट करना पड़ेगा सारे प्लेयर्स को, बहुत ही ज़रूरी है। जो कि एक चीज़ हो गई थी ना कि पहले बाबर को कप्तानी से हटाने के बाद शाहीन आए, शाहीन को आपने एक सीरीज़ के बाद फिर हटा दिया, फिर बाबर को लिया है। वहाँ से जब टीम में जो चीज़ें देखें नज़र लोगों को नहीं आता, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इम्पैक्ट कर रही होती हैं। ड्रेसिंग रूम का माहौल, फिर वो चीज़ें ख़त्म होती हैं तो उसका इम्पैक्ट अंदर ग्राउंड पे आता है। तो मेरे ख्याल से जो भी आए, जो भी हेड को जाए, सबको बिठाए और उनको बताए कि भाई जो अभी कैप्टन है, जो भी है, उसको करने दिया जाए, उसको अपनी टीम बनाने दी जाए, क्योंकि कैप्टन ने अंदर खिलानी होती है टीम, तो कैप्टन के ऊपर अथॉरिटी होनी चाहिए कि भाई वो अपनी टीम बनाए। तो बस मेरा यही है कि जो भी आए, चाहे वो क्योंकि एनसीए का हेड जो है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है,
क्योंकि वहाँ पर क्योंकि आपका पूरा डोमेस्टिक क्रिकेट का सिलेबस बनता है वहाँ पे कि डोमेस्टिक क्रिकेट कैसे होनी है, कौन से कोचेस कहाँ कहाँ लगने हैं, सिलेबस किस तरह होगा, किस तरह अपनी T20 में आपने किस तरह प्लेयर्स को ग्रूम करना है, रेड बॉल से आपने किस तरह प्लेयर्स को ग्रूम करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं। बात काट रहा हूँ, वक्त कम है, मैं एक बात और शेयर कर दूं कि सिलेबस की बात आपने की ना, इस दफ़ा ये किया जा रहा है कि सिलेबस ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही होगा। होना यही चाहिए ये सर। हो रहा है, अब ये हो रहा है, सिलेबस ही एक ही होना चाहिए। जिम्मेदारी से बता रहा हूं। जब भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि एक कोच मैं हूँ, एक कोच ये हैं, एक कोच आप हैं, हम जब मैं कुछ बता रहा हूँ, मेरी थॉट्स कुछ और हैं, इनकी थॉट्स को, तो वो लड़का सम टाइम पजल हो जाता है कि वो ए टीम में जाता है तो वहाँ पर वो दूसरा कोच है, वो कुछ और बता रहा होता है, डोमेस्टिक में कोई और कोच होता है, वो कुछ और बता रहा होता है, तो लड़का पजल होता है। तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि सिलेबस एक होना चाहिए, आपका विजन एक ही होना चाहिए कि सिलेबस आपने किस तरह। अब एक होगा, सिलेबस चलिए, अच्छी चीज़ ये तो बहुत अच्छी चीज़ है जनाब। आसिफ, मैं ये बात कर रहा हूँ, कोच हेड कोच या इनसे कोच तो अपनी जगह है। अभी बांग्लादेश की सीरीज शुरू होगी 3rd वीक ऑफ इसी महीने, कौन कप्तान होगा, प्लेइंग 11 क्या होगी, अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं है। अब रिजवान और बाबर शायद नहीं होंगे T20 में, जो सुनने में आ रहा है। क्या ऐसा है, क्या सलमान अली आगा दोबारा कप्तान बनेंगे, कौन से प्लेयर उनके साथ होंगे, क्या उसमें कोई हेड कोच आप रख लेंगे, चाहे टेम्प्रेरी रखें अगेंस्ट बांग्लादेश, माइक हैसन का नाम भी सुनने में आ रहा है, कई चीज़ें, तो अभी चीज़ें क्लियर भी नहीं है। अभी आपके जब टीम के हिसाब से चीज़ें क्लियर नहीं है तो उसके बाद फिर और चीज़ें आगे आती हैं। चलें ठीक है, मुनीर उल हक साहब बहुत शुक्रिया, महमूद आमिर साहब बहुत शुक्रिया। रिजवान और बाबर का नाम लिया, तो रिजवान और बाबर आज मुकाबला भी कर रहे हैं। मुल्तान सुल्तान के कप्तान रिजवान और बाबर आजम कप्तानी कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी की। यह है कार्ड, आज रात को 8 बजे PTV स्पोर्ट्स पर आप ये मुकाबला लाइव देखेंगे। और हम चाहेंगे आपसे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।